रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि कल हमारे 800 एपिसोड कंप्लीट हो गए और आज हमारा जो एपिसोड है ये 801वां एपिसोड है, यानी 801 एपिसोड। अगर बात की जाए क्राइम की कहानियों की तो मैंने आप लोग को एक से बढ़कर एक अलग अलग तरीके की बहुत सारी क्राइम की कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि इन 800 एपिसोड में कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स मेरे साथ में ऐसे हैं जिन्होंने मेरे सारे के सारे एपिसोड देखे हैं और वो पहले एपिसोड से लेकर 800 एपिसोड तक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, बात की जाए अगर 800 एपिसोडों के सफ़र की, किस तरीके से ये अचीवमेंट मैंने हासिल की, व्यूज़ ना आने के बावजूद भी, सब्सक्राइबर ना बढ़ने के बावजूद भी, तो कुछ लोगों का ऐसा प्यार मेरे साथ में बना हुआ है जो लगातार मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं, लगातार मुझे आश्वासन देते हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से आप सभी लोगों का प्यार मुझे अपनी तरफ खींचता है, आपकी तरफ खींचता है, और मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए क्राइम स्टोरीज लेके आता रहता हूँ। तो आज की कहानी को शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे एक एपिसोड से लेकर 800 एपिसोड तक सारे एपिसोड देखे हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग कमेंट्स करेंगे, जो लोग बताएंगे कि हमने सारे एपिसोड देखे हैं, मैं उन्हें पहचान लूँगा या फिर नहीं पहचान लूँगा, ये मैं आप लोग को कल के दिन कमेंट्स करके बताऊँगा। बहरहाल दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से महज इतना ही कहूँगा कि आज के इस दौर में जो कत्ल हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्टली अगर देखे जाएँ तो जो नाजायज़ रिलेशनशिप है, हराम रिलेशनशिप, उसकी वजह से हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो अवैध संबंध है ये इंसान के परिवार को इस तरीके से खोखला कर रहे हैं जिस तरीके से दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है। और जब तक इंसान को होश आता है वो इस रास्ते से पीछे हटना भी चाहता है, लेकिन शायद जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, और जिसका अंजाम ये होता है, लड़का हो या फिर लड़की, किसी एक को अपनी जान देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। और दिल्ली के अंदर एक जगह लगती है ओखला। ये जो ओखला है, इसी ओखला के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है, छुरिया मोहल्ला। और इसी छुरिया मोहल्ले के अंदर एक बिल्डिंग है जो कि 5 मंजिला इमारत है, और इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक परिवार किराए पर रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम बांकेलाल है। बांकेलाल की पत्नी है जिसका नाम सीता है, उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, और इनकी एक छोटी बच्ची है जो कि 6 से 7 साल के आसपास रही होगी। बांकेलाल जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता है, पत्नी जो है वो घर पर रहकर बच्ची का ख्याल रखती है। बांकेलाल को जो भी पैसे मिलते उससे परिवार का जो भरण पोषण था ये बहुत अच्छे से हो रहा था। जो भी पैसे मिला करते थे वो अपने पैसे जो था अपनी पत्नी के हाथ पर रखा करता था, और जो पत्नी थी उन पैसों से घर का खर्चा किया करती थी। पूरा ही परिवार खुश था, यानी एक तरीके से परिवार में पैसे भले ही कम हो लेकिन सुकून था। लेकिन दोस्तों, इस परिवार के लिए सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, और तारीख होती है 12 मई साल 2017। और इसी 12 मई साल 2017 को जो बांकेलाल होते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, अपनी ड्रेस वगैरह पहनते हैं, अपना टिफिन पैक करते हैं और अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अब घर के अंदर महज बांकेलाल की पत्नी बची थी और उसकी जो 6-7 साल की बच्ची थी वो बच्ची बची थी। लिहाजा जैसे ही 10 से 11 बजे के आसपास का समय होता है, इनके घर का डोरबेल बजता है। अब जैसे ही डोरबेल बजता है तो ये जो महिला होती है बांकेलाल की पत्नी, ये जाती है, दरवाज़ा खोलती है, तो कोई जानने वाला शख्स था। थोड़ी ही देर के अंदर इस घर के अंदर अचानक से चीखने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही चीखने की आवाज़ आती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। आस पड़ोस के लोगों के इकट्ठा होने से पहले ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो होती है वो इस घर के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन इतने में ही वो शख्स जो घर के अंदर था वो उस बूढ़ी महिला को धक्का देता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। जब तक आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली ये जो बांकेलाल की पत्नी थी, इसको किसी ने चाकुओं से लहूलुहान कर दिया था। लिहाजा उसके बाद में सारे लोग लेकर इसको हॉस्पिटल भागते हैं, और वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस को बताता है कि साहब,
ओखला में जो छुरिया मोहल्ला है, इसी मोहल्ले के अंदर एक महिला को बहुत ज़्यादा चाकुओं से उसके ऊपर हमला किया गया है। आप लोग जल्दी पहुंच जाइए। लिहाजा जब तक इस महिला को हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, जब तक पुलिस की टीमें भी आ जाती हैं, इस महिला का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती का है कि कुछ और, थोड़ी ही देर के बाद में जो महिला होती है अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती है और इस महिला की मौत हो जाती है। अब महिला की मौत हो जाती है, पति को भी खबर कर दी जाती है। जो बाकीलाल होते हैं वो भी बेचारे दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं, ये क्या हो गया। अब जब अपनी पत्नी को इस हालत में देखते हैं, पता चलता है कि पत्नी की मौत हो चुकी है, दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। जो बच्ची थी वो भी ज़ारो कतार रो रही है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर सवाल ये था कि आखिरकार कत्ल करने वाला व्यक्ति कौन था और कत्ल करने के पीछे मोटिव क्या था। लिहाजा पुलिस वाले अब इस जो बच्ची थी, इस बच्ची से पूछते हैं कि कत्ल करने वाला व्यक्ति कौन था, कौन आया था घर में। तो ये जो बच्ची होती है ये बताती है कि अनिल भैया घर में आए थे। अब पता किया जाता है कि ये अनिल कौन है। तो उसके बाद में पता चलता है कि पहले अनिल जो है वो इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर अपने परिवार के साथ रहा करता था, बांकेलाल का भांजा है। लिहाजा जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो उसके बाद में पुलिस जो थी अब अनिल की तफ्तीश करती है। तो पुलिस को सूत्रों के हवाले से यह खबर मिलती है कि गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन की तरफ एक लड़का बहुत तेज़ी के साथ में भाग रहा था, जिसे वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया है, जिस लड़के का नाम अनिल है। लिहाजा पुलिस पहुँचती है, अनिल को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। पुलिस थाने लाने के बाद में अनिल से पूछताछ की जाती है। अब अनिल शुरुआत में तो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है। लेकिन पुलिस जब अनिल के ऊपर सख्ती दिखाती है तो थोड़ी ही देर के बाद में जो अनिल होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है। और टूटने के बाद में जो ये कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि जो बांकेलाल होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल अनिल बताता है कि जब वो अपनी मामा के साथ यहीं पर काम करने के लिए इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर शिफ्ट हो जाता है तो अक्सर उसके मामा के घर पर उसका आना जाना था। जो बांकेलाल थे वो अपनी ड्यूटी चला जाया करते थे और जो बच्ची थी वो अपने स्कूल चली जाया करती थी, इसलिए जो मामी होती थी वो घर पे अकेली हुआ करती थी। अब कभी कभी ये जो भांजा अनिल था ये अपनी मामी के साथ में कभी कभी मजाक करता, कभी कभी डबल मीनिंग मजाक करता। एक दिन बातों ही बातों में उससे कहता है कि मामी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मुझे अगर तुम्हारे जैसी पत्नी मिल जाती तो मेरी तो ज़िंदगी बन जाती। लेकिन बांकेलाल की जो पत्नी होती है वो भी शायद इसी बातों का इंतज़ार कर रही थी। वो तुरंत समझ जाती है कि उसका भांजा अनिल आखिरकार चाहता क्या है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में नाजायज़ रास्ते बनते हैं और बांकेलाल के ही घर में तमाम बंदिशें, तमाम जो रीत रिवाज और तमाम रिश्ते रहते हैं वो सारी की सारी जो मर्यादाएं होती हैं वो क्रॉस होती हैं और बांकेलाल के घर में ही उसकी जो पत्नी होती है अपने ही भांजे के साथ में अनैतिक रिश्ते बना लेती है। अब एक बार जब ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ ये जो चीज़ें होती हैं ये छुपाए छुप नहीं पाती और आखिरकार बांकेलाल को इस बारे में पता चल जाता है। बांकेलाल को जब ये पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है उसके ही भांजे के साथ में इस तरीके के रिश्ते में है, इस तरीके की रिलेशनशिप में है, इसलिए बांकेलाल बाकायदा घर के अंदर एक मीटिंग करता है और ये पूरा परिवार इस नतीजे पे पहुंचता है कि जो अनिल है उसको इस बिल्डिंग से निकाल दिया जाए और उसको कहीं दूर किराए का घर दिलवा दिया जाए ताकि वो इस घर में कभी भी बांकेलाल के घर आ जा ना सके। लिहाजा ऐसा ही किया जाता है, अनिल को दूसरी जगह घर दिलवा दिया जाता है। लेकिन अनिल और बांकेलाल की जो पत्नी थी, इन दोनों के ऊपर जो इनकी मोहब्बत थी, जो इनके अवैध रिश्ते थे, उस रिश्ते का कुछ इस कदर जुनून सवार था कि ये दोनों किसी भी हाल में रुकने के लिए तैयार नहीं थे। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बांकेलाल की जो पत्नी थी वो सोचने लगी थी कि वो जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता ही गलत है और अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो ना कि मेरी बदनामी होगी, मेरे माता पिता की भी बदनामी होगी, मेरी 6-7 साल की बच्ची है उस बच्ची का क्या होगा। इसलिए बांकेलाल की जो पत्नी होती है अब अनिल से दूरियां बनाना शुरू कर देती है और जैसे ही अनिल के साथ में दूरियां बनाना शुरू करती है तो जो अनिल होता है अब उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लिहाजा उसके बाद में अनिल जो था इसी 12 मई साल 2017 को अपने घर से एक चाकू लेता है। उसके बाद में उस चाकू को अपनी पैंट में छुपाता है और पहुंच जाता है इसी बांकेलाल के घर पे। और उस समय जो बांकेलाल था ये अपनी ड्यूटी गया हुआ था, बच्ची स्कूल नहीं गई थी, वो घर पे ही थी। लिहाजा ये अनिल पहुंचता है और अपनी मामी को कहता है कि चलो अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो जो बांकेलाल की पत्नी होती है
वो अंदर जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। अब इन बातों से अनिल इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो अपनी मामी को जहर खाने की धमकी देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बाकीलाल की पत्नी थी यानी अनिल की मामी, वो किसी भी तरीके के ब्लैकमेलिंग में नहीं आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है और अगर ये बात कहीं ना कहीं समाज में पता चलेगी तो ना तुम्हारी इज्जत रहेगी ना मेरी इज्जत रहेगी। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तुम्हारी पत्नी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। लेकिन दोस्तों जो अनिल था ये किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अनिल किसी भी हाल में अपनी मामी के साथ में फिजिकल होना चाहता था। मामी विरोध करती है। अनिल अपने पास से वो चाकू निकालता है, ताबड़ा तोड़ अपनी मामी के ऊपर वार करता है। जब लड़की को अपनी माँ की चीखों की आवाज़ सुनाई पड़ती है वो अंदर भागती है, अंदर का दृश्य देखती है, तुरंत बाहर भागती है, चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक पड़ोस में रहने वाली जो महिला होती है तुरंत घर के अंदर भाग के आती है। लेकिन जो अनिल था उस महिला को धक्का देकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। वाकई में दोस्तों पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो जो बाकीलाल होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि उनका ही भांजा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें यशपाल है, लिखते हैं कहानी पुरानी है, पहले सुनी है, फिर भी नए अंदाज में सुनाने के लिए कहानी में मज़ा आया, सो थैंक यू। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, 800 कहानी पूरी हुई और होने पर लव यू। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में शरिया शर्मा है, लिखते हैं मलिक भाई साहब प्रारंभ कभी किसी को नहीं छोड़ता, क्या हुआ बुरा कर्म जो होता है भगवान की दृष्टि से बच नहीं पाता। आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। अख्तर रज़ा लिखते हैं आपकी आवाज़ का बेस बहुत अच्छा है और कहानी सुनाने का स्टाइल भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अख्तर रज़ा उसके बावजूद भी व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड आते हैं। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है भाई आपकी, शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, बहुत दुख भरे कहानी है, ऊपर बाला उस माँ को किसी को ऐसी माँ किसी को ना दे, शुक्रिया मेरे भाई। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 800 स्टोरी, तो शुक्रिया मेरे भाई। राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं। मोहम्मद रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहानी दर्द भरी है और माँ तो माँ होती है लेकिन ऐसी माँ किसी को ना दे, शुक्रिया भाई। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। जेके अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, तो जेके अंसारी जी शुक्रिया आपका कमेंट्स किया। राजकिशोर चौरसिया महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं कभी कभी गायब हो जाए हो आपकी कहानी को रोज़ इंतज़ार करते हैं भाई। तो दिनेश कुमार जी हाँ कभी कभी हो जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती है, लिखती है नाइस वॉइस जी, तो शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं मलिक भाई कहानी आपकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, नाइस वॉइस भाई, तो शुक्रिया। और आज वॉइस को भी नज़र लग गई क्योंकि आज मुझे सर्दी हो गई है। अख्तर रज़ा है लिखते हैं यूपी एंड एमपी दो स्टेट बहुत हैं किसी भी क्राइम स्टोरी टेलर के लिए कंटेंट बनाने के लिए, ऐसा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर क्राइम होते हैं। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं 800 एपिसोड के लिए मुबारक भाई, बहुत आगे जाना है, बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया दिनेश कुमार। आगे लिखते हैं नाइस अंदाज मेरे भाई। उसके बाद में अशबा है, लिखते हैं शाबिज भाई आपकी स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है, देखना सब्सक्राइबर मिलियंस में जल्द ही होंगे। बाकी क्या कहना है, आजकल लोग ना दीन की सोच रहे हैं ना दुनिया की, बस कुछ पल के हराम की खुशी के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो अशबा जी बहन आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस वन डियर, गॉड ब्लेस यू, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी है जोशियाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। मीना जी कमेंट्स करती हैं, नमस्ते बोलती हैं, शुक्रिया बहन। उसके बाद में यशोदा कोहली है, वो लिखती हैं आपका अंदाज़ अच्छा है, शुक्रिया दिनेश कुमार जी। राजू इरकारी और उसके बाद में शाकिब फरहान जी और उसके बाद में सोहनलाल सेतिया जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। तो कई सारे कमेंट्स दिनेश कुमार जी के हैं। सेंट्रल जेल से सुनील चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं ऐसी माता को कुमाता कहते हैं, सचिन चौधरी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सो आप तब सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने प्यारे से कमेंट्स किए। लेकिन आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी सारी की सारी कहानियाँ सुन चुके हैं, जो पहले एपिसोड से 800 एपिसोड तक सुन चुके हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। मिलता हूँ दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।